हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डीएलएस पीजी कॉलेज बिलासपुर। आज हम देखने जा रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लास और ऑब्जेक्ट जो क्या है, इसे आज हम समझने चाहते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो मेन फीचर है वो है क्लास और ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, या इसे आप कह सकते हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेस है। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अगर हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए हमें पहले क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर उस क्लास का हम क्या क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस क्लास के फंक्शंस का यूज करेंगे। तो आइए हम समझते हैं ये क्लास होता क्या चीज है या ऑब्जेक्ट होता क्या चीज है। इसके लिए हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो क्लास और ऑब्जेक्ट या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो है वो ओप्स कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ओप्स कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर आधारित है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, डेटा को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि हम कैसे डेटा को हाइड करें या कैसे डेटा को सिक्योर करें। ये जो क्लास है, अगर हम सबसे पहले अभी हम बात करते हैं क्लास की, ये जो क्लास है ये थोड़ा सिमिलर है सी में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है। स्ट्रक्चर जो है हमने सी लैंग्वेज में पढ़ा है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। कुछ आपके फंडामेंटल डेटा टाइप होते हैं, प्राइमरी डेटा टाइप होते हैं, या बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं। उन्हें एक साथ कंबाइन करने के लिए, विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप्स को एक साथ ग्रुप करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। कहां पर? सी में। स्ट्रक्चर केवल वेरिएबल्स का क्या रहता है? समूह रहता है। यूजर की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के वेरिएबल्स को जब एक समूह तैयार करना होता है तो हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सेम ऐसे ही सी प्लस प्लस में हम स्ट्रक्चर की जगह किसका यूज करते हैं? क्लास का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, स्ट्रक्चर जो है वेरिएबल्स का समूह होता है, क्लास थोड़ा डिफरेंट है। किससे? स्ट्रक्चर से। ये वेरिएबल्स या वेरिएबल्स को हम कह सकते हैं डेटा, और इन वेरिएबल्स को यूज करने वाले फंक्शंस का समूह है। तो क्लास की परिभाषा क्या हो गई? क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल एंड एसोसिएटेड फंक्शन। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स एंड एसोसिएटेड फंक्शन। इन वेरिएबल्स के उपयोग करने वाले फंक्शन का क्या रहता है? समूह होता है हमारा क्लास। तो क्लास जो है थोड़ा बहुत सी में जो स्ट्रक्चर है उसी के प्रकार हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास भी क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। तो क्लास जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर के आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के वेरिएबल्स और उन वेरिएबल्स को उपयोग करने वाले फंक्शन का जब हम समूह तैयार करते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा क्लास कहलाता है। तो इससे हमें इस परिभाषा से समझ में ये आ गया कि क्लास होता क्या है। तो क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स एंड एसोसिएटेड फंक्शन। अब बात आती है कि इस क्लास को परिभाषित कैसे किया जाता है। किसी क्लास को परिभाषित करने का जो सिंटेक्स होता है वो इस प्रकार से होता है। सबसे पहले जैसे हम स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं सी लैंग्वेज में, सेम ऐसे ही सी प्लस प्लस में किसी क्लास को परिभाषित करने के लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। CLASS क्लास, ये एक कीवर्ड है। स्पेस देकर उस क्लास का आपको जो भी नाम देना है आप उस क्लास नेम को लिखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, ओपन कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, और फाइनली हम कर्ली ब्रैकेट को क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद हम सेमी कोलोन लगाते हैं, और ये बीच में जो है ये आपका बॉडी ऑफ क्लास कहलाता है। आपको इस क्लास के अंदर जो भी फंक्शन रखना है, जो भी डेटा रखना है, उन्हें आप कहाँ डिफाइन करते हैं? इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर परिभाषित करते हैं।
ये जो क्लास नेम होता है, क्लास, किसी क्लास के नाम को रखने के जो रूल है वो सेम वही रूल है जो किसी हम वेरिएबल के नाम को रखने में या एरे के नाम को रखने में फॉलो करते हैं। अर्थात जो हमारे आइडेंटिफायर रूल्स हैं उन्हें हम फॉलो करके किसी भी क्लास के नाम को रखते हैं। अब बात आती है बॉडी ऑफ क्लास में हम क्या परिभाषित करते हैं। तो किसी क्लास की जो बॉडी है इसमें हम क्या परिभाषित करते हैं। अभी हमने देखा क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल एंड एसोसिएटेड फंक्शन, अर्थात आप क्लास के अंदर वेरिएबल परिभाषित करेंगे और उन वेरिएबल्स का यूज करने वाले फंक्शंस को परिभाषित करेंगे। तो ये जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल हम कैसे परिभाषित करते हैं, जैसे हम सिंपल बिल्ट इन वेरिएबल्स परिभाषित करते हैं उसी प्रकार से हम वेरिएबल्स को यहाँ पर परिभाषित करते हैं। तो किसी भी वेरिएबल को परिभाषित करने के लिए हम उसका क्या लिखते हैं, पहले डेटा टाइप और फिर हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल नेम। तो इस प्रकार से आप कितने भी वेरिएबल्स को परिभाषित कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इन वेरिएबल के अलावा इस प्रकार से आप कई वेरिएबल परिभाषित कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप वेरिएबल के अलावा फंक्शन भी परिभाषित कर सकते हैं। फंक्शन को परिभाषित करने के लिए हम क्या लिखते हैं, फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखते हैं और फिर हम क्या लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, फंक्शन नेम, और एंड में हम क्या लगाते हैं, सेमीकोलन। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप कई फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। जैसे ये फंक्शन 1 हो गया और आपने ले लिया फंक्शन नेम 2। इस प्रकार से आप कई फंक्शंस और कई वेरिएबल को परिभाषित कर सकते हैं। चूंकि ये वेरिएबल और ये फंक्शन सभी क्लास के अंदर हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ क्लास, मेंबर ऑफ क्लास। तो ये क्या हो गया, डेटा मेंबर हो गया, क्योंकि ये वेरिएबल मतलब डेटा है, और ये क्या हो गया आपका मेंबर ऑफ क्लास, और इसे हम कहते हैं मेंबर फंक्शन। डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, वो जितने भी वेरिएबल या जितने भी डेटा को आपको स्टोर करने के लिए वेरिएबल की आवश्यकता है उतने आप वेरिएबल परिभाषित करेंगे और उन वेरिएबल्स का उपयोग से जितने भी आपको कार्य को संपादित करने के लिए फंक्शन बनाने की आवश्यकता है आप उन फंक्शन को परिभाषित करेंगे। और ये सभी चीजें किसके अंदर रहेंगी, आपकी क्लास के अंदर रहेंगी। तो देखा जाए तो जो हमारा क्लास है ये एक लॉजिकल एंटिटी है, अर्थात इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक लॉजिक डेवलप कर रहे हैं, हम एक डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं कि हम उस क्लास के अंदर क्या क्या रख सकते हैं। तो ये क्लास एक हमारा लॉजिकल एंटिटी होता है। अब ये जो वेरिएबल्स और फंक्शन को हम परिभाषित करते हैं, चूंकि क्लास जो है हमारे डेटा को बहुत सिक्योर करता है और इन फंक्शन का उपयोग बाहर किसी फंक्शन के द्वारा नहीं किया जा सकता जब तक आप एक्सेस करने की परमिशन ना दे दे। तो इसीलिए हम यहाँ पर कुछ एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करते हैं जिन्हें हम एक्सेस मोड भी कहते हैं। ये सभी कीवर्ड होते हैं, जैसे प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया और प्रोटेक्टेड, 3 हमारे एक्सेस मोड होते हैं। बेसिकली हम प्राइवेट और पब्लिक का यूज करते हैं। तो किसी भी क्लास के अंदर आपको जिस मोड का यूज करना है उस मोड को लिखना पड़ता है। जैसे मुझे अभी प्राइवेट मोड का यूज करना है तो मैंने लिखा प्राइवेट, और इस कीवर्ड को लिखने के बाद हम लगाते हैं कोलोन साइन। जैसे ही मैंने प्राइवेट लिख दिया, अर्थात इसके अंतर्गत जितने भी वेरिएबल और जितने भी फंक्शन है वो सभी क्या होंगे, प्राइवेट होंगे। तो प्राइवेट का मतलब आउटसाइड ऑफ द क्लास इन्हें यूज नहीं किया जा सकता। दूसरा मोड होता है हमारा पब्लिक मोड। माना मुझे यहाँ मोड चेंज करना है, फंक्शंस को मुझे पब्लिक मोड में रखना है, तो पब्लिक एक कीवर्ड है, पब्लिक को लगाकर हम लिखकर हम कोलोन साइन लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 वेरिएबल है ये तो प्राइवेट मोड में है, पर ये जो 2 फंक्शन है ये पब्लिक मोड में है। तो इन डेटा को, इन वेरिएबल को आप क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते, पर ये फंक्शन क्लास के बाहर किसी दूसरे क्लास के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। और इसी प्राइवेट मोड को अगर मैं ना लिखूं, यहां मैंने प्राइवेट मोड लिखा तो आपको समझ में आया प्राइवेट मोड है। अगर मैंने प्राइवेट मोड नहीं लिखा तब कौन सा मोड है? ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि क्लास के में जो बाय डिफॉल्ट मोड होता है वो होता है प्राइवेट।
अगर कहीं कोई मोड नहीं लिखा है तो आप ये समझ जाएंगे कि हमारा क्लास किस प्रकार का, कौन से मोड में है, प्राइवेट मोड में है। तो बाय डिफॉल्ट जो मोड होता है हमारे क्लास का वो होता है प्राइवेट, और अगर आपको मोड को चेंज करना है तो आप मोड चेंज करने के लिए जिस भी मोड को आपको लिखना है उस मोड को लिखना पड़ता है। तो ये कुछ बातें हैं जिन्हें हमें क्लास को परिभाषित करते समय ध्यान में रखना है। तो क्लास क्या हो गया, क्लास एक लॉजिकल एंटिटी हो गया। क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसमें यूजर अपने अनुसार क्या करता है, विभिन्न प्रकार के वेरिएबल और एसोसिएटेड फंक्शन का समूह तैयार करता है। और किसी क्लास को परिभाषित करने का जो सिंटेक्स होता है वो यह होता है। और सेमीकोलन लगाना एंड द एंड ऑफ क्लास बहुत कंपलसरी है, अन्यथा एरर जनरेट होगा। क्लास के अंतर्गत जो वेरिएबल हम परिभाषित करते हैं उन्हें हमें डेटा मेंबर कहते हैं, और जो फंक्शन को हम परिभाषित करते हैं वो मेंबर फंक्शन कहलाते हैं। यहाँ एक चीज मैं बता दूं कि फंक्शन को यहाँ हमने केवल डिक्लेयर किया है। क्या किया है, डिक्लेयर किया है। अभी हमने फंक्शन को डिफाइन नहीं किया है। कौन से फंक्शन लेने हैं ये हमने बता दिया, पर ये फंक्शन क्या कार्य करेंगे इसे हम डेफिनेशन कहते हैं। ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, और फंक्शन क्या काम करेगा उसकी जब हम बॉडी परिभाषित करते हैं तो फंक्शन डेफिनेशन कहलाता है, जिससे हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कि कैसे किसी क्लास में फंक्शन को परिभाषित किया जाता है। तो ये तो बात आ गई आपकी क्लास की, जिसे हम कहते हैं लॉजिकल एंटिटी। अब नेक्स्ट जो बात आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट। जब इस क्लास को हमको यूज करना है, जैसे कि अब हम बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं या प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो हमने देखा है कि हम कई फंक्शंस का यूज करते हैं, चाहे वो यूजर डिफाइंड फंक्शन हो चाहे वो प्री डिफाइंड फंक्शन हो, और इन सभी फंक्शन को हम कहाँ कॉल करते हैं, मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में ही हम कॉल करते हैं। तो सेम ऐसे ही इन क्लास के फंक्शन को भी हमको कहाँ कॉल करना पड़ेगा, मेन फंक्शन में कॉल करना पड़ेगा। तो एक बात आप समझिए, थोड़ा सा अगर हम रिकॉल करेंगे, किसी मेन फंक्शन में हम किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं आवश्यकता पड़ने पे। यहाँ आवश्यकता पड़ी तो हमने F1 को कॉल किया, आवश्यकता पड़ी तो F2 को कॉल किया, अर्थात F1 भी परिभाषित हुआ होगा कहीं पर और F2 भी परिभाषित हुआ होगा कहीं पर। तो एग्जीक्यूशन यहाँ गया, सारा काम होने के बाद फिर आप यहाँ आ गए, एग्जीक्यूशन यहाँ गया, सारा काम होने के बाद आप फिर यहाँ आ गए। इस प्रकार से फंक्शन की कॉलिंग मेन फंक्शन में होती रहती है। सेम ऐसे ही क्लास के अंदर भी क्या है, क्लास तो एक लॉजिकल एंटिटी है, इसके अंतर्गत हमारे कार्य को कौन संपादित कर रहा है, फंक्शन संपादित कर रहा है। तो फंक्शन को हमें कहाँ कॉल करना पड़ेगा, मेन फंक्शन में कॉल करना पड़ेगा। तो किसी क्लास के फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल करने के लिए सबसे पहले हमें क्लास का क्या क्रिएट करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो आइए अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ये एक फिजिकल एंटिटी है। क्या है, फिजिकल एंटिटी। क्लास एक लॉजिकल एंटिटी था और ऑब्जेक्ट एक फिजिकल एंटिटी था। जैसे हम किसी वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हैं तो हम उसके बिल्ट इन डेटा टाइप्स का यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जैसे कोई इंटीजर वेरिएबल डेटा को होल्ड करना है तो हमने int डिक्लेयर कर दिया, किसी फ्लोट डेटा को होल्ड करना है तो वेरिएबल का नाम हमने दे दिया b और डेटा टाइप क्या दे दिया, फ्लोट। तो यहाँ पर ये जो इंटीजर a या फ्लोट b हमने लिखा तो वो ये क्या बता रहा है, a एक वेरिएबल है जो किस प्रकार का है, इंटीजर प्रकार का है, या b एक वेरिएबल है जो किस प्रकार का है, फ्लोट प्रकार का है। तो a और b के प्रकार को कौन बता रहा है, ये बिल्ट इन डेटा टाइप जो है हमारे ये बता रहे हैं। और जैसे कि अभी मैंने बताया क्लास क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का इंस्टेंस क्रिएट करना हो, का वेरिएबल क्रिएट करना हो तो हमें उसका क्या क्रिएट करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। समझते हैं इसके सिंटेक्स को, पहले हम सिंटेक्स को समझ लेते हैं फिर आगे और एक्सप्लेन करूंगी मैं। तो किसी भी क्लास का, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है किसी क्लास के, तो पहले हम लिखते हैं क्लास का नाम स्पेस देकर ऑब्जेक्ट नेम।
ये इसका सिंटेक्स है। इस क्लास के ऑब्जेक्ट को, किसी क्लास का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो पहले हम क्या करते हैं, क्लास नेम लिखते हैं, किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और फिर किस नाम से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है उसे हम लिखते हैं। तो किसी भी क्लास को, अब ये क्या बता रहा है यहाँ पर, ये जो ऑब्जेक्ट है किस प्रकार का है, क्लास प्रकार का है। और क्लास क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो ऑब्जेक्ट जो हो गया एक फिजिकल एंटिटी हो गया और क्लास क्या हो गया, एक लॉजिकल एंटिटी हो गया। मेन फंक्शन में किसी क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए पहले हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उस क्लास के मेंबर फंक्शन को उपयोग करेंगे। किसी मेंबर फंक्शन को, किसी क्लास के मेंबर फंक्शन को किसी मेन फंक्शन में डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। पहले आपको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट के थ्रू फिर आप उसको क्या करेंगे, उस फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल करेंगे। अब आप इस ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हम डॉट ऑपरेटर लगाते हैं और फिर उस क्लास का जिस भी फंक्शन को कॉल करना है उस फंक्शन का हम क्या लिख देते हैं, नेम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी क्लास के फंक्शन को ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या क्रिएट करना पड़ा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ा। और यहाँ पर हमने क्या लगाया है, डॉट ऑपरेटर लगाया है। ये डॉट ऑपरेटर लगाना जरूरी है जो कि ये परिभाषित कर रहा है कि ये जो फंक्शन है वो इस ऑब्जेक्ट, ये जिसका ऑब्जेक्ट, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उसका क्या है, मेंबर है। तो इस प्रकार से हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की जरूरत हमें क्यों पड़ी। देखिए, जब आपने मेन फंक्शन में कई फंक्शन को कॉल किया तो आपने फंक्शन केवल परिभाषित किया था, डायरेक्ट कॉल कर लिया। अब आपने फंक्शन के ऊपर किसका आवरण चढ़ाया है, क्लास का आवरण चढ़ाया है। तो चूंकि आपने क्लास का आवरण चढ़ाया तो उस आवरण को आप खोलोगे तब तो आप फंक्शन का यूज करोगे। तो आप ये मान लीजिए कि उस आवरण को खोलने के लिए हमने मेन फंक्शन में क्या क्रिएट किया, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने उस क्लास के मेंबर को क्या कर लिया, कॉल कर लिया। तो किसी क्लास को अगर आपने क्रिएट किया है तो आप ये मानकर चलिए कि ये कंपलसरी है कि आपने क्लास यूज किया है तो आपको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अभी मैंने आपको क्लास क्रिएट करने का एक सिंटेक्स बताया था, उसी सिंटेक्स को फॉलो करते हुए मैं एक क्लास क्रिएट करती हूँ। माना क्लास, और जिसका नाम मैंने रखा है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नाम का एक क्लास है, उसके अंतर्गत मुझे कुछ वेरिएबल परिभाषित करने हैं। मैंने एक वेरिएबल परिभाषित किया, सपोज इंटीजर emp id, और एक मैंने परिभाषित किया कैरेक्टर emp नेम। दो मैंने यहाँ पर वेरिएबल परिभाषित किए हैं, एक emp id इंटीजर टाइप का और एक emp नेम कैरेक्टर टाइप का जो कि नाम को स्टोर करेगा। अब यहाँ पर मैंने मोड चेंज किया। देखिए, यहाँ मैंने कोई मोड नहीं लिखा है, तो क्या मोड लिखा है हम जानते हैं, वो ऑप्शनल है। बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड है यहाँ पर, प्राइवेट मोड है। तो जो आपका पब्लिक मोड में हमने माना कोई फंक्शन परिभाषित किया है, हमने रखा है फंक्शन का नाम गेट डेटा, और एक और फंक्शन हमने ले लिया सपोज void डिस्प्ले। तो दो फंक्शन हमने ले लिया, गेट डेटा और डिस्प्ले। यहाँ हमने क्लास को क्लोज कर दिया। अब इस क्लास का फंक्शन को हमने परिभाषित कर दिया माना। अब इस क्लास का हमको यूज कहाँ करना है, मेन फंक्शन में करना है। तो हमने यहाँ पर क्या बनाया, मेन फंक्शन बनाया। जैसे ही हमने यहाँ पर मेन फंक्शन बनाया, इस मेन फंक्शन में हम इन फंक्शन का यूज करना चाहते हैं और ये फंक्शन इन वेरिएबल्स का यूज करके अपने कार्य को संपादित किया है। अब चूंकि हमने यहाँ क्लास तो डिक्लेयर कर लिया, अब इस क्लास के फंक्शन को यूज करने के लिए हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटेक्स अभी मैंने बताया था, क्लास नेम। क्लास नेम क्या है, एम्प्लॉय। तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला कार्य रहता है क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। माना मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ई। अब इस फंक्शन को, इन दोनों फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं ऑब्जेक्ट नेम का यूज करूंगी। यहाँ पर ये क्या है, आपका क्लास नेम है और ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, जैसे ही मैंने ई नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस ई के अंतर्गत वो सारी चीजें आ गई जो एम्प्लॉय नाम के क्लास में थी, अर्थात जो दो वेरिएबल है emp id और emp नेम,
और जो दो हमारे फंक्शन हैं गेट डेटा और डिस्प्ले, ये दोनों फंक्शन भी आ गए और ये दोनों, ये पब्लिक मोड में है और ये आपके प्राइवेट मोड में है, ये दोनों वेरिएबल भी आ गए। तो आप यह भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो ब्लूप्रिंट होता है क्लास का। ऑब्जेक्ट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास। तो जो चीजें क्लास में है वो एज इट इज किस में आ गई, ऑब्जेक्ट में आ गई है। अब आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आपने e.getData या e.display लिखा तो getData नाम का फंक्शन जो है यहाँ कॉल हो जाएगा। आपके getData के अंतर्गत जो भी कार्य संपादित हुआ है वो कार्य संपादित होने के बाद फिर आप मेन फंक्शन में आ जाएंगे। फिर आपने ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल किया है तो डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा, उसके जो कार्य है वो संपादित हो जाएंगे। और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी आखिरी में हम मेन फंक्शन को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्लास को क्रिएट कर सकते हैं और क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो किसी भी क्लास के आप एक ही क्लास के कई ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम कोई सिंपल वेरिएबल डिफाइन करते हैं इंटीजर a और इंटीजर b, चूंकि a और b दोनों एक ही है वेरिएबल डेटा टाइप को बिलोंग कर रहा है तो हम ऐसे भी लिखते हैं इंटीजर a, b, अर्थात a और b दोनों ही इंटीजर प्रकार का है। सेम ऐसे ही अगर आपको एक ही क्लास के कई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ पर कई ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आप लिखेंगे, इस लाइन के बदले में आप लिखेंगे एम्प्लॉय, माना हमें दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है E1 और E2, अर्थात E1 और E2 दोनों ही एम्प्लॉय नाम के क्लास के क्या हैं, ऑब्जेक्ट है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया क्लास और ऑब्जेक्ट का। अब इसका जो प्रोग्राम है वो कैसे बनेगा, इसके लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।